I am Ravinder Singh Sahi. I am back with another video of Socialism in Europe and Russian Revolution पार्ट 3 क्लास 9 का हिस्ट्री का ये लेसन है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। हमने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? हमने पिछले वीडियो में अपना पढ़ा किस तरह से चेंज आती है और 3 ग्रुप्स बनते हैं जिनके अंदर लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स हैं। मगर इसके ऊपर क्या सिर्फ ये चेंज को ही लेकर चल रहे थे या इनके ऊपर कोई और दबाव भी था, या कुछ ऐसे भी इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशंस चल रही थी, या फिर समाज के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही थी जिन्होंने इन लोगों के ऊपर कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स बनाए या साइकोलॉजिकल सोच इनके दिमाग में दी, दिमागी तौर पे इन्होंने सोचना शुरू किया कि नहीं, हमको चेंज चाहिए। तो चलो आज हम पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब क्या है, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोसाइटी वाज चेंजिंग इन 19th सेंचुरी, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि समाज आस्ते आस्ते बदलाव की तरफ जा रहा था। राजे महाराजाओं का यानी लॉर्ड्स को उठा के वो बाहर निकालना चाहते थे। कहां पर? यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के कॉन्सेप्ट में नहीं बोल रहा, यूरोप के कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं। यूरोप के अंदर जो राजा थे उनको हम लॉर्ड्स बोलते हैं, सर्व्स बोलते हैं। उन सबको निकालने के लिए वो तैयार थे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है। वहां पे राजा जो उनके लॉर्ड्स हैं उनको निकाल दिया गया और लोगों ने अपनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी तैयार कर ली है। वहां प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आ गया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं। अब ये भी वही चाह रहे थे कि समाज में तब्दीली हो, और समाज में तब्दीली होने का मतलब था सोशो इकोनॉमिक चेंज आए। सोशो इकोनॉमिक चेंज क्या होती है? सोशो होता है सोसाइटी, इकोनॉमिक होता है पैसे को लेकर, कि समाज में जितनी भी चीजें हैं सोशलिज्म की तरफ बढ़े, समाज में सबको मिले और बराबरी का मिले। ये लोग ये चाहते थे कि सिर्फ एक ही आदमी अमीर ना हो, सब लोग आस्ते आस्ते सब जो पैसा है सब लोगों में बट जाए। ये चीज चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे। हमने वो बात की, दोबारा से वही आ रहे हैं। मगर इस चीज को लेकर साथ ही साथ एक और चीज हुई थी, समाज के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। जब वो आता है तो वो ये नहीं कि एकदम आ जाएगा, इंडस्ट्रीज बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, तो उसके साथ क्या हो रहा था कि नए नए शहर बन के सामने आ रहे थे, नए नए कारखाने बन रहे थे, नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी। और जब इंडस्ट्रीज लग रही थी तो शहर फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द जहां पर भी फैक्ट्री लगेगी, मान लो कि यहाँ पे फैक्ट्री लग गई, तो इस फैक्ट्री के इर्द गिर्द लोगों ने बसना शुरू कर दिया। छोटे छोटे यहाँ पे होटल बन गए, छोटी छोटी सराय बन गई, छोटे छोटे घर बनने शुरू हो गए, बस्तियां बसनी शुरू हो गई। बस्तियां वहीं बसी जहां पर फैक्ट्रियां थी, क्योंकि फैक्ट्री में जाना और फैक्ट्री में आना टाइम लगता है, तो लोग गांव से उठ के तो जाएंगे नहीं, विलेजेस से तो आएंगे जाएंगे नहीं। कंडीशंस बिल्कुल यूरोप के अंदर वैसी थी जैसे इंडिया के अंदर है, सिर्फ वो यूरोप था, ये इंडिया है। यूरोप के अंदर भी वही हुआ कि लोग कहां पे आके बसना शुरू कर गए? फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे एक नया शहर बसा जिसको कहा गया इंडस्ट्रियल रीजन, और ये आस्ते आस्ते एक्सपैंड करता चला गया, बढ़ता चला गया। क्योंकि जहां पे भी फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री के इर्द गिर्द कौन रह रहा है? फैक्ट्रियों में काम करने वाले, यानी कि वहां पे अभी मजदूर आके रहना शुरू हो गए हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगर आके शुरू हो गए हैं। तो दूसरा भी कोई फैक्ट्री लगाएगा तो ऐसी जगह पे लगाएगा जहां पे कारीगर बड़े आराम से मिल जाए। तो ये आस्ते आस्ते ये एरिया डेवलप करना शुरू कर गया। जब ऐसे हुआ उसी वक्त उन्होंने देखा कि रेलवेज, टेलीग्राफ, रोड्स, इन सब के अंदर भी तरक्की होनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि रेलवेज चाहिए था, किसके लिए? सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए ट्रेन चाहिए थी। और तो और हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए थे ऐसी सड़कें जो सीधी हों और सामान को गाड़ियां जल्दी से लेके आ जा सके। टूटी फूटी सड़कें नहीं चाहिए थी, ऐसी चीजें चाहिए थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहां पर थोड़ा थोड़ा आया, मगर यहां पे पूरी तरह से आ चुका था। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ अपने साथ एक चीज ये लेके नहीं आया कि हर व्यक्ति को काम मिलेगा ना, उसने अपने साथ कुछ मुसीबतें भी लेके आया। क्या लेके आया? मुसीबतें भी लेके आया। ये आईआर लिखा है, आईआर मींस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ उसने सामान को सस्ता नहीं किया, लोगों के रहने के स्तर को, स्टेटस को बढ़ाया नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या किया कि उसने चीजों को सस्ता करते करते उसने एक चीज लेके आ गया, कंपटीशन लेके आ गया। वो अनएम्प्लॉयमेंट लेके आया, मैंने यहां पे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट। वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम लेके आया कि नालियां गंदी पड़ी हैं, साफ करने वाला कोई नहीं। जब तक फैक्ट्री में काम है तब तक वहां पे आदमी काम करेगा, मगर अगर काम नहीं होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। काम करने के लिए 8 घंटे काम नहीं करना, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कर पड़े लेने फैक्ट्री वाले, क्योंकि उसमें कोई क्या नहीं था, लेबर लॉस थे ही नहीं। आज की तारीख में 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करते, मगर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे 14 घंटे, 16 घंटे
काम करो, और रहने के लिए कोई खास जगह ही नहीं है, मकान बना के दिया, झुकी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, सड़कों के ऊपर सो जाते थे लोग। उनके पास और बहुत सारी मुसीबतें आनी शुरू हो गई, लोगों को तनख्वाह सही नहीं मिलती, ज्यादा काम लेते थोड़ी तनख्वाह देते, वेजेस पूरे वेजेस थी, लंबे काम करने के समय थे, गंदगी हर जगह फैली हुई थी, और अनएम्प्लॉयमेंट आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री एक आती, पहले क्या था, जब इंसान काम करता, हाथ से काम करता, तो थोड़ा सा काम करने के लिए ज्यादा लोग तक लगते, मगर फैक्ट्री आने से क्या हुआ कि ज्यादा काम करने के लिए कम लोग चाहिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, कौन थे? लिबरल्स और रेडिकल्स, उन्होंने इन सब चीजों को देखा, और वो भी देखा कि रशिया में क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन आया, फ्रांस में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो वहां पर उन्होंने राजाओं को हटा दिया, क्योंकि ज्यादा पैसा किसके पास था, फैक्ट्रियां किसकी थी? कंजर्वेटिव्स की थी। किसकी थी? कंजर्वेटिव्स की। ये कंडीशंस भी, इन सब कंडीशंस में लिबरल्स और रेडिकल्स को सोचने में मजबूर किया, क्यों ना हम इन सब उठा के बाहर फेंक दें और लोगों की गवर्नमेंट बना दें। अगर लोगों की गवर्नमेंट होगी तो सबको लंबा ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको तनख्वाह अच्छी मिलेगी, सफाई होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगी। तो इन लोगों ने अब लोगों के अंदर अपने लेख लिखने शुरू किए, अखबारों के अंदर किताबें छापनी शुरू की, और लोगों की विचारधारा को चेंज किया, लोगों के माइंड को चेंज करना शुरू किया कि अगर हम सब देशभक्ति की भावना के साथ जुड़े तो हम लोग भी रशिया और फ्रांस की तरह अपनी कंट्री के अंदर में रेवोल्यूशन लाके यहाँ के लॉर्ड्स को उठा के बाहर फेंक सकते हैं। वैसे तो उन्होंने फेंक दिया था, इन्होंने कर दिया हुआ अभी। अब देखो क्या होता है, अब जब इन्होंने ये कर दिया, यानी कि लॉर्ड्स को उसको हटा दिया, मगर अब इन लोगों के सामने एक आया कि अगर ये लोग, जितने लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग पढ़े लिखे होंगे और हेल्दी होंगे, सेहत इनकी अच्छी होगी, तो इसका मतलब होगा कि इनकी भी कोई छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी। रेडिकल्स और लिबरल्स ये भी थे, छोटे छोटे इनकी भी थे कारखाने, ज्यादा बड़े बड़ी फैक्ट्रियां तो नहीं थी, मगर ये क्या थे, एक एक कमरे में चलाते थे, तो इनको क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब जब ऐसा हुआ, मगर ये जो लोग थे एरिस्टोक्रेसी और कंजर्वेटिव्स, ये चेंज नहीं चाहते थे, मगर बातें मान गए। मगर ये मानते हैं तभी क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने 1805 से लेके 1804 से लेके 1805 तक रूल किया, और 1815 तक रूल किया, और 1815 में उसकी डेथ हो जाती है। जैसे उसकी डेथ होती, डेथ कैसे होती है, वो जो दूसरी ताकतें थी, दूसरी कंट्रीज थे, जो लोग ये चाहते नहीं थे, लॉर्ड्स चाहते नहीं थे कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, वो सब मिलकर उससे लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? नेपोलियन से। जब ये लोग यहाँ पे लड़ते हैं, 1815 में नेपोलियन को हरा देते हैं, तो क्या होता है, कंजर्वेटिव्स फिर से पावर में आते हैं। कंजर्वेटिव्स क्या आते हैं? फिर से पावर में आते हैं, और पावर में आते हैं तो क्या करते हैं, जितनी भी चीजें ये लोग रेडिकल्स एंड लिबरल्स बोल रहे थे, जो पहले ही मना लिया था, इनको उठा के बाहर फेंक दिया था, अब इनको फिर से मौका मिलता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम फिर से अपनी गद्दी बैठेंगे, हम फिर से राजा, हम फिर से। अब क्या होगा, ये फिर से राजा बन गए। अभी हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिव, कल जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि कंजर्वेटिव्स मान गए, मगर उन्होंने कहा सोच चेंज होगी, मान गए। मगर इतना कुछ होने के बाद यहां पर 1815 में पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, नेपोलियन को मिलकर कुछ कंट्रीज वालों ने हरा दिया। जब हरा दिया तो फिर से कंजर्वेटिव पावर में आ गए। तो क्या अब रेडिकल्स एंड लिबरल्स इनको बाहर भगा सकेंगे या नहीं भगा सकेंगे? ठीक है, अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। नाउ व्हाट हैपेंड कि जैसे ही कंजर्वेटिव्स की वापस ये लोग वापस आ गए पावर के अंदर, तो क्या हुआ, फिर से लॉर्ड्स की सरकार बन गई। अब एक थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, किसकी? कार्ल मार्क्स ने बड़ी सी थ्योरी दी है। वो थ्योरी क्या दी है देखना, ये होता है थीसिस। क्या होता है? थीसिस। थीसिस के अंदर से क्या निकलता है? एंटीथीसिस। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्या निकलता है? एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में से निकलता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस अगेन बिकम्स थीसिस। अब बोलोगे सर ये क्या नई चीज लेके आ गया? कार्ल मार्क्स ने दी थी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ की। जिंदगी में याद रखना, हर चीज का एक पहले थ्योरी होती है। क्या होती है? सोच होती है। हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है और उस अच्छे को लेके चलते हैं। जितनी भी चीज अच्छी चीज को है, जब हम उसको लेके चलते हैं तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिरफिरे होते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं एंटीथीसिस लेके आने की। क्या लेके आने की?
एंटीथीसिस। अगर तो दुनिया उस एंटीथीसिस को अपना ले, क्या कर ले, अपना ले, तो यानी कि उसको हम इसके साथ नाप तोल कर एक नई चीज लेके आते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। अगर वो जो एंटीथीसिस वाले लोग, उनकी बात ना मिली जाए तो उनको डंडे पड़ते हैं और जेल में चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। तो फिर उनको सरकार मारती है बहुत बुरी तरह से, वो फिर उनको जेल में डालते हैं। अभी कई जाते हैं जेल में, अभी एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं। तो थीसिस, एंटीथीसिस, ये हमारा जो इंडियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके अंदर ही बहुत सारे लोग जेल में गए थे। जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट हुई थी उसके अंदर बहुत सारे लोग जेल में गए थे। कुछ लोग ठीक थे, जो ठीक थे उनकी वजह से भारत ने आजादी हासिल की, और जो ठीक नहीं थे उनका तो नाम ही कहीं पे नहीं हुआ। तो वहां से एंटीथीसिस निकली। एंटीथीसिस से क्या बन गया, सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि इसका और इसको मिला के एक निचोड़ निकला। निचोड़ निकलने के बाद उसको फिर हम क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं। यानी कि जब इनका रूल आ गया तो फिर से लोग यही चाह रहे थे ना कि हमको लिबर्टी मिले, हमको इक्वालिटी मिले, हमको डेमोक्रेसी मिले। अब वो आवाज फिर से बुलंद हुई। क्यों? लोग जागरूक हो चुके हैं। यानी कि थीसिस थी, थीसिस का एंटीथीसिस बना। थीसिस था यानी कि हमने मोनार्की खत्म की, मोनार्की खत्म की, कंजर्वेटिव का रूल खत्म हो गया, अब वो फिर से वापस आ गए, यानी एंटीथीसिस आ गया। इस थीसिस का, इस सोच का उलट आ गया, आ गया। जब से उसको उलट आया तो ये लोग पावर में आए। अब इस पावर को उठा के बाहर करना है तो फिर क्या होगा, अब रेवोल्यूशनरीज आए। कौन आए, रेवोल्यूशनरीज। अब ये जो रेवोल्यूशनरीज आए ये बगावत कर रहे थे किसके खिलाफ, ये कर रहे थे कि हमको आजादी दो, हमको बोलने का हक दो, बराबरी का हक दो, और हमको डेमोक्रेसी दो। ये जो रेवोल्यूशनरीज थे ये नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, यानी देशभक्त बगावत थे। देश के साथ भक्ति करते हुए इन्होंने आवाज उठाई, देश के साथ भक्ति करते हुए देशभक्त कहलाए लोग। और ये लोग कहां के थे, फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के और रशिया के। ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई अपने देश के खातिर। किसके खातिर, अपने देश के खातिर। जब इन्होंने उठाई तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों को, कंजर्वेटिव को, जो मोनार्क थे, लॉर्ड्स थे, इनको उठा के एक बार फिर से महल से निकाल दिया और फिर से डेमोक्रेटिक रूल यूरोप में लागू कर दिया। इससे क्या हुआ, सब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट था, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, और फिर से थीसिस बन गई। ठीक है, जो अभी तक चली आ रही है। मगर अभी एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूं चाइना की। सब कुछ चल रहा है ठीक, चाइना ने क्या किया, बहुत सारे कारखाने लगा ले, बहुत सारा सब कुछ कर दिया, और उसने फैक्ट्री पे फैक्ट्री खड़ी कर दी अपनी कंट्री में। अब सामान बेचने के लिए दूसरी कंट्री में जा रहा है, घटिया माल बेची जा रहा है, बेच रहा है। अब वो क्या कर रहा है, फिर से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, फिर से कह रहा है पैसा ही पैसा होना चाहिए, पैसा सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास मैं सबसे ताकतवर कर रहा है। सारी कंट्रीज क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही हैं, उसके खिलाफ चल रही हैं। ठीक है, यहां पर बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कल हम एक, या फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया। जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज द वीडियो एंड एवरीवन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू।